वहाँ पे के सुलझे हुए पत्रकार लग रहे हैं और आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हट के लग रहा है मुझे, तो कुछ बात अच्छा लगता है बोलने में, शेयर करने में। जो हमारे संजय जायसवाल हैं, जो हमारे विधायक जी हैं, ये लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। ये लोग आभासी हैं, ये लोग नैरेटिव पर चुनाव जीतते हैं, कमल के छाप पर चुनाव जीत रहे हैं। अजय सिंह बहुत बड़े बाहुबली थे, 5 बार 4 बार 5 बार चुनाव जीते, कमल छीन गया। हाथ से जैसे क्रिकेट में बल्ला चलता है ना, तो आपका ठाठ है। एक आता था सहवाग का ये ऐड कि जब तक बल्ला चलेगा तब तक आपका ठाठ। उस समय का जो मुद्दा था राजनीति का, वो मुद्दों पे आधारित होता था। तो जब कैलाशपति मिश्र जी आए थे तो उस समय मैंने नैरेटिव शब्द सुना पहली बार कि नैरेटिव गढ़ना है और एजेंडा फिक्स करना है सर। तो मैंने नहीं समझा एजेंडा क्या फिक्स करना है। तो जो अभी जो राजनीति होता है ना, जो आप देखते हैं वो एजेंडा फिक्स किया जाता है। जो अभी देख रहे हैं कि कैसे आपको और हमारा ध्यान भटकाना है, मुद्दों से भटका कर। तो हमारा भी मूल समस्या क्या है, जैसे बात हो रही है रक्सौल, हम समझ लें कि रक्सौल एक देश है पूरा। तो रक्सौल में नाली की समस्या, सड़क जाम की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, अवस्थित है सब बाज़ार, मीट मछली दुकान, सब्जी बाज़ार सब अवस्थित है। सब लोग लूटे जा रहे हैं, सब अपना जी रहे हैं किसी तरह से, एकदम अवस्थित है, कुछ नहीं है पूरा यहाँ पे। उस समय के राजनीति मुद्दा को हटाने के लिए है कि नहीं, तुरंत आपको बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद इधर ले जाना, इसी को नैरेटिव कहते हैं। तो इसी को एजेंडा सेट भी करना होता है। तो इसी पे एजेंडा सेट किया जाए कि कैसे लिया जाए। इसमें आप जैसे मीडिया घराने, आप तो छोटे हैं लेकिन बड़े बड़े जो घराने लोग हैं, और मुझे कहने में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सबसे ज़्यादा शोषण पत्रकारों का होता है इस देश में। उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता है। एक मजदूर 400-500 रुपया का पर डे का ले रहे हैं। लेकिन आप पत्रकारिता क्षेत्र में जब आइएगा, लिखना शुरू कीजिएगा, तो ये हिंदुस्तान अखबार आपके पढ़ा है, आपको फ्री में काम करवाएगा। आप नहीं कीजिएगा, आपको क्या लगेगा कि हमको एक बैनर मिल गया, ये थोड़ा ही लगे। लेकिन इस बीच में आपका 5-10 साल गुजर जाएगा, तब आपको लगेगा कि हम बैक हो गए पूरा, 5-10 साल मेरा कीमती चला गया पूरा। तो इसी तरह इतना ना भाग दौड़ है, सब है पूरा दिन में। तो लोग उस चीज़ पर नहीं जाना चाह रहे हैं। अब मुद्दा इस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है देश का। और दुर्भाग्य से हमारे देश में लोग में जितना शिक्षा में अवेयरनेस लोग पढ़ते जा रहे हैं, उतना ही लोग धर्म के पीछे भी जा रहे हैं पूरा। जबकि फैक्ट ये है कि इतिहास को नहीं बदला जा सकता है, इतिहास को ना चेंज किया जा सकता है, लेकिन हमको भविष्य को गढ़ने की चिंता नहीं है। हम इतिहास में अभी कुरेदने में लगे हुए हैं। इसी को नैरेटिव कहते हैं, इसी को एजेंडा पेश करते हैं। और जब ये आपके मानस पटल पर बैठ जाएगा, तो जब हेलीकॉप्टर से लोग उतरेंगे और एक उन्मादी नारा होगा तो डिवाइड कर दिया जाएगा। तो हम भी राजनेता हैं, छोटा मोटा है, तो हम लोग डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं कि नहीं। तो ये नैरेटिव हर जगह है। अब नेपाल में देखिए, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, मुस्लिम आबादी कम है, पाकिस्तान से उसका कनेक्शन नहीं है, बांग्लादेश से कोई कनेक्शन नहीं है, वहाँ ये चीज़ उद्वेलित नहीं करता है। तो वहाँ क्या होगा, पहाड़ी और मधेसी, नैरेटिव वहाँ चेंज हो गया। वहाँ मधेसी है, पहाड़ी, ये फीलिंग पैदा किया जाएगा। यानी कि आपके नज़र में अभी का जो राजनीतिक परिदृश्य है, अभी का जो राजनीतिक परिवेश है, ये मुद्दों से भटका करके, लोगों को गुमराह करके ये वोट लेने की अभी का राजनीतिक परिवेश है। अभी कुछ नहीं, अभी जो वर्तमान सरकार है, मैं अगर बोलूँगा तो बोलेंगे कि मियाँ जी मुस्लिम है, इस तरह से बोल रहा है। लेकिन मैं चंद्रशेखर जी का शागिर्द हूँ, मुझे उस दृष्टिकोण से देखने की क्षमता है, हम देख रहे हैं। उस समय ऐसा भी सुनने में आता है कि उस समय विपक्ष की भूमिका भी जो निभाई जाती थी, और पक्ष और विपक्ष एकदम साफ सुथरी छवि वाले भूमिका निभाते थे। पक्ष और विपक्ष, पक्ष का और विपक्ष का जो तालमेल रहता था वह साफ सुथरी तालमेल रहता था। देखिए, मैं चंद्रशेखर जी का शागिर्द होने के नाते मैं कांग्रेस से भी बहुत चीज़ पे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन कांग्रेस का एक चीज़ है कि उसने लोकतंत्र को जिंदा रखा। अगर वो लोकतंत्र को कानून के माध्यम से चलने का इजाज़त नहीं देता, तो आज मोदी जी हमारे सामने खड़े नहीं होते, अमित शाह खड़े नहीं होते। जिस प्रकार से जो आज परिस्थिति बनी हुई है, वो लोग बहुत सक्षम थे, आपको शुरू में ही ख़त्म कर देते, दबा दिया जाता है, डिमोलिश कर दिया जाता है, इनके प्रकार कर दिया जाता है। लेकिन अब राजनीति कॉरपोरेट के हाथ में चला गया है। अब सिर्फ राजनीति दिखता है, आभासी है, दिख रहा है कि राजनीति है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। जो हमारे संजय जायसवाल हैं, जो हमारे विधायक जी हैं, ये लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते।
ये लोग आभासी हैं, ये लोग नैरेटिव पर चुनाव जीतते हैं, कमल के छाप पर चुनाव जीतते हैं। अजय सिंह बहुत बड़े बाहुबली थे, 5 बार 4 बार 5 बार चुनाव जीते, कमल छीन गया। सीट भी उनके हाथ से चला गया। जैसे क्रिकेट में बल्ला चलता है ना तो आपका ठाठ है। एक आता था सहवाग का ये ऐड कि जब तक बल्ला चलेगा तब तक आपका ठाठ है। आज सहवाग को कोई नहीं जानता है, बहुत सारे क्रिकेटर को नहीं जानते हैं। उसी तरह कमल का बल्ला भी चल रहा है तो ठाठ है। तो इसी को नैरेटिव है। ये नैरेटिव जिस दिन धराशायी होगा, फ्लॉप होगा, अब इसको चूँकि कॉरपोरेट लोग के हाथ में चला गया है तो मीडिया और कॉरपोरेट का कॉकटेल लोकतंत्र का हरण कर लिया और पार्टी नहीं रह गया। अटल आडवाणी युग खत्म हो गया। अटल आडवाणी और जोशी युग तक ही बीजेपी थी, अब तो सिर्फ बीजेपी का नाम है। तो कॉरपोरेट घराना का एक पार्टी है, जो भी संस्थान है बन चुकी है पूरा, और हम लोग उस नैरेटिव में खेल रहे हैं। चलिए, पत्नी मुद्दा है। जी, वो तो देश लेवल का बात है, देश लेवल का मुद्दा है। जी। और चूँकि हम भी जानने की कोशिश कर रहे थे, आपके बारे में पता चला था कि आप चंद्रशेखर बाबू के किसी ज़माने में काफ़ी करीबी थे, इसलिए हमने इस मुद्दे को छेड़ा था। मेरा बहुत सारा फोटोग्राफ्स जो यहाँ के दीपक जी पत्रकार है वही सब रक्सौल चलाते हैं। हम उतना कलेक्शन रखते नहीं हैं। हम एक बार चंद्रशेखर जी के साथ राजधानी से उतरे, हमारा पत्रकार लोग खींचा तो मेरा उनके साथ, अभी उनके पास अखबार है, सारा हिंदुस्तान आज सब पर फ्रंट लाइन पे छपा था, जो उस समय अखबार रन करता था सब पर। चलिए, नेपाल का भी बहुत सारा अखबार में सब फ्रंट पे छपता था, जाते थे। चलिए, आप इतने बड़े राजनीतिक व्यक्ति के साथ आपका संबंध था, जो पूर्व प्रधानमंत्री, भारत जैसे विशाल देश के, भारत जैसे महान देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर बाबू, स्वर्गीय चंद्रशेखर बाबू के साथ आपका अच्छा संबंध था। पत्नी आपकी 2 बार, पूर्व में 2 बार पार्षद भी रह चुकी है रक्सौल से, इस बार चेयरमैन के चुनाव लड़ने जा रही है। विजन क्या है रक्सौल के विकास को लेकर के? आप लोगों का विजन क्या है? देखिए, चूँकि 2 बार हम पार्षद रहे हैं और उस क्षेत्र से रहे जो मुस्लिम बहुल इलाका नहीं है। 450 मात्र मुस्लिम वोट है और 1500-1600 हिंदू वोट है, और उसमें हम 2 बार चुनाव जीते। एक बार बहुत लिटिल बिट मार्जिन से चुनाव हारे हैं। हमारा जो वर्कर लोग हैं, हमारे वोटर लोग नेपाल में काम करते हैं, तो वो लोग लौट के आ रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हमारा वोटर बूथ तक नहीं पहुंच पाया समय और हम चुनाव हार गए। जनता ने मुझे नहीं हराया। मुझे वोट जितना मिलना चाहिए था लगभग मिला। 50-60 वोट 10 साल थे तो कुछ एंटी कम्बेंसी था। चूँकि हम लड़ते थे, विपक्ष में रहते थे, हम सत्ता पक्ष की राजनीति नहीं करते थे, क्योंकि सत्ता पक्ष में समझौतावादी राजनीति करना पड़ता है। गलत हो रहा है, चुप रहिए, तो वो हमारे खून में नहीं है। तो हम उबाल मारता था तो हम विरोध करते थे, हम विरोध में चल जाते थे, लुटिए और लुटने दीजिए, इस तरह की। हाँ, तो हम मेरा उसमें एडजस्टमेंट नहीं हो पाता था। तो 10 साल हम लड़ते भी था चुनाव। हमारी पत्नी लड़ी है। हमारी पत्नी एक स्कूटी थे, उनके ऊपर चूड़ी फेंक दी, चूड़ी खोल के फेंकी, आप चूड़ी पहनने लायक भी नहीं, लीजिए मेरा चूड़ी पहनिए। तो उनका अपना एक तेवर रहा है नगर पालिका में। इस पर दीपक जी ने तापमान मैगजीन में भी इसको बहुत प्रमुखता से छापा था, लिखते थे, और ये सब था उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी। उस समय तो नहीं था, लेकिन उसको लिखे थे अपना, उस समय व्हाट्सएप ये था, उस पर लिखे थे। इस तरह से ये है पूरा। तो हमको नगर पालिका का अनुभव है। तो जब डायरेक्ट चुनाव का बात हुआ तो एक लगा, क्योंकि उस समय पैसा लगानी करके ही चुनाव आप चेयरमैन बन सकते हैं। तो पैसा लगानी लगा के आप जब लगानी लगाइएगा तो जाहिर सा बात है कि उसका ब्याज सहित निकालने की कोशिश कीजिएगा, और वैसा हमारे खून में नहीं था कि हम पैसा लगा के बने। आत्मसम्मान भी अंदर से आप जी, उस समय चूँकि सिस्टम था कि पार्षदों को खरीद करके चेयरमैन बनने का सर्वविदित है, तभी तो सरकार डायरेक्ट चुनाव करा रही है। जब सरकार को लगा कि नहीं, धीरे धीरे रिफॉर्म होगा। सरकार की ये पहल कैसी? ये तो बहुत अच्छी पहल है सरकार की, और तभी इसमें अच्छे लोगों को आने का मौका मिलेगा। अब ये गेंद अब सरकार ने जनता के हाथ में फेंक दिया है। तो जनता अगर दारू, मांस, पैसा के लोभ में आकर जो चुनाव के बाद खर्चा होता था चेयरमैन लोग करते थे, वो चुनाव के पूर्व खरीदने की कोशिश करेंगे तो फिर तो भाई रिजल्ट ढाक के 3 पात होगा। अभी तक आपने प्लानिंग नहीं बताया रक्सौल के विकास को लेकर के। मेरा बहुत बृहद प्लानिंग है। जब आप एक सुलझे हुए पत्रकार लग रहे हैं और आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हट के लग रहा है मुझे, तो कुछ बात अच्छा लगता है बोलने में, शेयर करने में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 4-5 मुद्दे हमारे पास हैं, विजन है रक्सौल का। एक तो सरिस्वा नदी जो हमारा प्रमुख समस्या है, नेपाल से वो उसका इंडस्ट्रियल गंदगी ढोता है, पूरा नाला बन चुका है। तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने नमामि प्रोजेक्ट के तहत 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रक्सौल को दिया है।
लेकिन हमारे लोग, नगर पालिका के लोग उसको इसलिए नहीं लगाते हैं क्या कि उसको लगाने में जो पैसा आएगा तो उस पैसा में कोई कमीशन हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे नहीं पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे उसमें से। तो वो पैसा मेरा 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ जो लगे वो वेस्टेज चला जाएगा। तो इसलिए वो लोग उस चीज़ को ठंडे बस्ते में डाल दिए। लेकिन मैं उस करूँगा, मुझे पैसा कमाने की चाहत नहीं है। मैं रक्सौल को चेहरा बदलने आया हूँ, ये सोच के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर मौका मिला तो वो वाटर ट्रीटमेंट मैं एज ए प्रवक्ता, पत्नी की प्रवक्ता मैं बोल रहा हूँ पूरा। वो जीतेंगी तो ऐसा उनका भी सोच है, मेरा भी सोच है पूरा। तो ये होगा सरिस्वा नदी के किनारे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक फास्ट ट्रैक बनाएंगे, जिस पर लोग सुबह सुबह टहल सकते हैं। चूँकि रक्सौल में कोई पार्क वार्क है नहीं, बहुत सारी महिलाएं गर्दा रोड चल रहा है, गर्दा में है, एक्सीडेंट होने का डर है, ये है, उसमें टहल रही हैं। बाईपास में टहल रहे हैं, उसमें जाम है सब, इसी ना बहुत। तो एक सुलभ जगह वहाँ उपलब्ध कराएंगे, 2 जगह, एक रेलवे ढाला के पास हुई है, दूसरा मेरा ड्रेनेज की व्यवस्था को ठीक करना है। जब हम फर्स्ट बार, मेरी वाइफ 2007 में चुनाव जीती थी, तो एक रक्सौल में DPR बनाया गया था। वो मेरी पत्नी द्वारा क्वेश्चन किया गया था, और एक एजेंसी से ओम प्रकाश गुप्ता जी जो चेयरमैन थे, 1.5 लाख पेमेंट कर हुडको का एक एजेंसी है बिहार सरकार का, उससे हम लोग ड्रेनेज के लिए एक DPR बनाए हुए हैं। उसका अभी का कॉस्ट रिवाइज करके हम उसमें पैसा लाने को उस अनुरूप करेंगे। जब ड्रेनेज व्यवस्था होगा तो आप बरसात में पानी का जाम नहीं होगा। अभी तक तो रक्सौल नगर पालिका में राशि की निकासी के लिए नाली बनता है, लेकिन जब मैं जीत जाऊंगा, मेरी पत्नी जब चुनाव में जीत के आएगी, तो पानी की निकासी के लिए नाला बनेगा।